देख रहे हैं वक्त इंडिया और हमारे इस खास शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिस दिन आतंकवादियों ने एक सुसाइड अटैक किया था पुलवामा में और सीआरपीएफ के 40 जवानों को शहीद कर दिया था। करीबन 1.5 साल लंबी चली इन्वेस्टिगेशन के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज दोपहर 3:24 पर 5000 पन्नों की एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो एनआईए कोर्ट में दाखिल की है। और इस समय हम आपको तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त एनआईए की टीम कोर्ट पहुंची थी और पूरा एक बक्से से भरा हुआ जो डॉक्यूमेंट का पुलिंदा था, डॉक्यूमेंट पूरी यानी कि करीबन अगर हम पूरे डोजियर की बात करेंगे तो ये 72,000 पेजों का एक पूरा पुलिंदा है जिसमें से 5,000 पेजों की सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आईआर रिपोर्ट है वो बनाई गई है। और इसमें 19 अपराधियों को नामजद किया गया है जिसमें पाकिस्तान के अजहर मसूद से लेकर रऊफ खान और उसके बॉडीगार्ड से लेकर कई और पुलवामा के जो शख्स इस पूरे अटैक में शामिल थे उनको उनका नाम जो है इसमें अंकित किया गया है। और ये भी बताया गया है कि करीबन 200 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था जिसमें से 20 किलो आरडीएक्स था। नीले रंग की एक मारुति कार जो है उसका इस्तेमाल हुआ था और जिन आतंकवादियों की इसमें पहचान हुई थी जिनका हाथ माना जा रहा है ये आप देख सकते हैं उन आतंकवादियों की तस्वीरें हैं जो कुछ एक आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं जो सीमा पार से लगातार निर्देश दे रहे थे और किस तरह से इस अटैक को अंजाम दे रहे थे इसको प्लानिंग कर रहे थे। ये सबसे मुख्य अपराधी मौलाना मसूद अजहर और ये वो नीली कार है जिस कार का इस्तेमाल इस सुसाइड अटैक को इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। और करीबन 19 लोगों का नाम जो है 19 आतंकवादियों का नाम जो है वो इस रिपोर्ट में दर्ज की गई है। ये पूरी रिपोर्ट जो है लिस्ट जो है आप देख सकते हैं कि किन किन आतंकवादियों की डिटेल जो है और कहां कहां के रहने वाले हैं और उनकी क्या क्या इसके अंदर किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी इस हमले में, वो सारा काला चिट्ठा जो है इस आईआर रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। लेकिन हम इस रिपोर्ट पर आगे आपको विस्तार से बताएं उससे पहले हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बारीकी से इस पूरे केस पर अपनी नज़र बनाई रखी थी। उनसे जानते हैं। वैद साहब, वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने अपना समय कीमती निकाला हमारे लिए। नमस्कार। वैद साहब, मैं जानना चाहूँगा कि 14 फरवरी को जब ये पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था करीबन 40 से ज़्यादा जो है भारतीय सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। एक ब्लाइंड एक केस कहीं ना कहीं बन गया था क्योंकि सब कुछ निष्क्रिय हो गया था। गाड़ी जो थी इसके इस्तेमाल हुआ था वो पूरी तरह से तबाह हो गई थी। एक सिरे को पकड़कर एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और करीबन 1.5 साल में अब आईआर रिपोर्ट जो है अपनी दाखिल कर दी है। कितनी बड़ी आप कामयाबी मानते हैं कि इस पूरे केस को जांचना और उसकी रिपोर्ट 1.5 साल के भीतर दाखिल करना, और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा एनआईए को इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? देखिए, ऐसे अटैक जो हैं ये सारे प्लान होते हैं पाकिस्तान में और इतने बड़े अटैक जो हैं ये वहाँ की जो डीप स्टेट आईएसआई जो सब चलाती है ये वहाँ से शुरुआत होती है। फिर कैसे वो जैश ए मोहम्मद के अजहर मसूद को इस्तेमाल करते हैं और फिर किस तरह से इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है जम्मू आईबी सेक्टर से, एक्सप्लोजिव को कैसे भिजवाया जाता है, टेररिस्ट को कैसे भेजा, कौन उसको रिसीव करेगा, आगे उसको कश्मीर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, उधर कश्मीर में पहुंचने पर कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा, कौन गाड़ी अरेंज करेगा, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, आईडी कैसे बनेगी और किस तरह से उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर टारगेट सही नहीं चुना हो तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं। तो इन्होंने उसमें एक जानबूझ के इस कंस्पिरेसी के तहत ये सारा कुछ किया। तो इसको अनरेवल करना एक बहुत ही कठिन काम है, मुश्किल काम है क्योंकि इसमें ज्यादा जो करने वाला है वो आत्मघाती हमले में मर गया, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई और करने वाले
ज्यादातर लोग जो इसको अंजाम देने वाले हैं वो पार हैं बैठे हुए। इस अनरेवल करना इस कॉन्स्पिरेसी को, इसमें वक्त लगता है, इसमें बहुत सारे जो सस्पेक्ट्स पकड़ने पड़ते हैं, उनकी इंटेरोगेशन, उनके फिर उनको जोड़ना, और ये सारा जो फिर इंटरसेप्ट्स को निकालना, इन सब का एक बहुत इन्वेस्टिगेशन में अहम रोल है। सर 5000 पन्नों की एक रिपोर्ट जो है फाइल की गई है NIA कोर्ट के अंदर, और जो पूरा पुलिंदा है, जो पूरा डॉक्यूमेंट्स हैं, वो करीबन 72,000 पेजों के बताए जा रहे हैं। बिल्कुल होगा, और इसमें काफी मेहनत, काफी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया लगती है। इंटरोगेशंस जो पकड़े जाते हैं इसमें, जो इस में इन्वॉल्व थे, उनकी इंटरोगेशंस, उन्होंने किससे ये आदेश लिया, कहाँ से उनको ये सामान अरेंज करने में आदेश मिले, ये सारी चीजों को एक सूत्र में जोड़ना पड़ता है, तब जाके ऐसी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। तो इसका लंबा होना बहुत स्वाभाविक है। सर जैश ए मोहम्मद की अगर बात करें तो मौलाना अजहर मसूद जब से IC 184 का हाईजैक हुआ है और उसे कंधार ले जाकर छोड़ा गया है, तब से ही वो भारत के खिलाफ बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। चाहे वो आप पार्लियामेंट पर अटैक हुआ हो, या फिर जम्मू कश्मीर असेंबली पर जिस तरह से अटैक हुआ, और अब जिस तरह से ये पुलवामा अटैक कराया गया था, और इसमें इसका पूरा जो इसका एक ताना बाना जो इसने बुना हुआ है, जो रऊफ असगर जो इसका भतीजा है, या फिर इसका जो दूसरे जो अबू इस्माइल का नाम जो इसमें बीच में आ रहा है, इस तरह के जो लोग हैं जो इस समय पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अब किस तरह की कार्रवाई आप सोचते हैं कि इन लोगों को एक इंटरनेशनली भी अगर आप कहेंगे कि कॉर्नर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, और भारत सरकार उसका प्रयास भी कर रही है? इनको जिस तरह से हाफिज सईद और अजहर मसूद को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डेजिग्नेट किया है, इसी तरह की कार्रवाई इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहिए, और इनका जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो इशू करवाना चाहिए, और इनको डिक्लेयर करवा के इंटरनेशनल टेररिस्ट, इनको ये कंटिन्यूस प्रेशर पाकिस्तान पे रहना चाहिए। जैसे आपने हाल ही में देखा कि FATF के प्रेशर पे पाकिस्तान ने माना कि दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और ये अजहर मसूद सभी हमारे वहां रह रहे हैं, इनके ये एड्रेस, ये प्रॉपर्टीज हैं, तो ये प्रेशर बना रहेगा पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में है, इसको अल्टीमेटली नंगा करना चाहिए, ताकि सारे मुल्क जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है देशों की, वो इसको यहाँ ऐसे झूठ बोलने वाले मुल्क को जो अपने देश में खूंखार आतंकियों को पनाह देता है और हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है, इस मुल्क को इंटरनेशनल कम्युनिटी से दखल अंदाज कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि इस अटैक के बाद, पुलवामा हमले के बाद भी जैश ए मोहम्मद के कई ऐसे आतंकवादी जो कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, चाहे वो अदनान लंबू जिसको कहते हैं, हालांकि जो कई और उसके ID एक्सपर्ट जो थे वो तो मारे गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ID एक्सपर्ट जो हैं कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में मौजूद हैं, और उनकी कोशिश हमेशा रहती है इस तरह के बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देना। सुरक्षा बलों ने हालांकि पिछले आतंकघाती हमलों से बहुत कुछ सीखते हुए उनकी कई कोशिशों को विफल भी किया है। आगे अब किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इस तरह के हमलों से जो है वो बचा जा सके? अजहर मसूद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि जब उसको IC जो एयर इंडिया के कुछ उसको छोड़ा था, उसको यहाँ कोट बलवाल जेल से टेक्निकल तक ले जाने में मेरा रोल, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत खूंखार आदमी है, जिसका जिंदगी में मकसद है कि कैसे इंडिया को ब्लीड किया जाए, और उसके सिखाए हुए लोग यहाँ कश्मीर वैली में, जैसे आपने कहा, वो IDs की ट्रेनिंग करके आते हैं और इस मौके पे रहते हैं, फिराक में रहते हैं कि कहाँ आर्मी को और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट बनाया जाए। लेकिन
हमारे जो फोर्सेस हैं और पुलिस है, वो आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे अच्छे एनकाउंटर किए हैं और काफी टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है, इनका सपोर्ट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया पिछले 2-3 सालों में, काफी इन पर प्रेशर रखा है। तो ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारी फोर्सेस इनको कामयाब नहीं होने देंगी। वैसे साहब, आपने अपना कीमती समय जो है निकाला वक्त इंडिया के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब का कहना है कि जो मौलाना अजहर मसूद है उसे वो पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि जब IC 814 से उसे कंधार ले जाया जा रहा था तब उस टीम के वो एक मेंबर थे, जिस टीम जो है उसे यहाँ से दिल्ली लेकर जा रही थी। और इस पूरे प्रकरण में उनको ये जानकारी, ये बात का ज्ञान हो गया था कि ये कितना ड्रेडेड आतंकवादी है, कितना खूंखार आतंकवादी है, और आने वाले समय में निश्चित रूप में वो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत भारत के लिए बन सकता है। और वैसा ही हुआ। पहले जो है 2001 के अंदर संसद भवन पर अटैक हुआ और उसके बाद जम्मू कश्मीर असेंबली पर अटैक हुआ, और अब जिस तरह से पुलवामा में आत्मघाती हमला किया गया है, ये सारे आतंकवादी जितने भी बड़े आत्मघाती हमले हैं वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से हुए हैं और अजहर मसूद अल्वी के इशारे पर किए गए हैं। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से जो चार्जशीट फाइल की गई है उसके अंदर क्या क्या कुछ ब्यौरा जो है वो दिया गया है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन की टीम जो है 3:20 के करीब जम्मू के कोर्ट परिसर में पहुंची है और NIA कोर्ट में जाकर करीबन 3:24 पर एक 72,000 पेजों का पुलिंदा, जिसमें 5,000 पेज की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो फाइल की गई है और इसमें 19 लोगों को जो है वो नाम दर्ज किया गया है, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं जो लश्कर-ए-तोयबा से ताल्लुकात रखते हैं। हम आपको पहले उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, उन आतंकवादियों की जिन ने इस केस के अंदर उनकी एक कहीं ना कहीं भूमिका रही। ये गाड़ी आप देख रहे हैं नीले रंग की इको गाड़ी जो ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये वो तस्वीरें हैं आतंकवादियों की जो हम आपको, ये 3 वो आतंकवादी हैं जो पुलवामा के रहने वाले हैं और इन्होंने ही गाड़ी में ID प्लांट कर इसे विस्फोट किया था और उसके बाद पूरी गाड़ी जो है वो चकनाचूर हो गई थी। ये इको गाड़ी है, मारुति की इको गाड़ी ब्लू कलर की, जिसका नंबर प्लेट चेंज कर दिया गया था और इसी गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये सभी आतंकवादी जो हैं, इनमें से कुछ आतंकवादी मारे जा चुके हैं, कुछ आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं और कुछ एक आतंकवादी जो हैं अभी कश्मीर घाटी के अंदर एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें लगातार उनकी धरपकड़ की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलती रहती है। अब हम आपको सबसे पहले वो लिस्ट बताते हैं जिस लिस्ट में जो है सारा कुछ क्लियर हुआ है कि कितने आतंकवादी जो हैं वो पकड़े गए हैं और कितने आतंकवादियों का नाम जो है वो इसमें दर्ज है। तो फिलहाल हम आपको एक एक कर जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादी जो हैं वो अब इस्तेमाल कर रहे थे आतंकवादी इस पूरे पुलवामा अटैक को कहीं ना कहीं इसको छुपाने के लिए। लेकिन ये लिस्ट हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं जिसमें 19 आतंकवादियों की लिस्ट जो है इसके अंदर शामिल है और इन्हीं आतंकवादियों की तरफ से जो है बाकायदा इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश की गई थी और अंजाम देने के बाद जो है वहाँ किसी तरह का सबूत ना मिले, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी आतंकवादियों की तरफ से। और इस प्राथमिकता में निश्चित रूप में जो पूरा मोटिव था वो सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने का था। अब सिलसिलेवार तरीके से मैं वो लिस्ट दिखाना चाहूँगा और उस लिस्ट का एक एक नाम आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। पहला नाम मसूद अजहर अल्वी, 52 साल का ये ड्रेडेड आतंकवादी है जो पाकिस्तान का रहने वाला है और इस समय पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। उसके बाद रऊफ असगर अल्वी, 47 साल का, ये भी पाकिस्तानी आतंकवादी है। आमर अल्वी, 46 साल का, ये भी पाकिस्तानी नेशनल है। शाकिर बशीर, ये 24 साल का है जो काकापुरा पुलवामा का रहने वाला है। उसके बाद 5वें नंबर पर इंशा जान, ये 22 साल के काकापुरा पुलवामा का ही रहने वाला है। उसके बाद 6ठे नंबर पर पीर तारिक अहमद शाह, 53 साल का,
काकापुरा पुलवामा का रहने वाला, वैजुल इस्लाम 20 साल का जो श्रीनगर का रहने वाला है, मोहम्मद अब्बास राथर 31 साल का काकापुरा पुलवामा जम्मू कश्मीर का रहने वाला, बिलाल अहमद कुचे 28 साल का हाजीबल ललर पुलवामा जम्मू कश्मीर। ये हम उन आतंकियों की लिस्ट आपको बता रहे हैं जिनका नाम बाकायदा इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया है। मोहम्मद इकबाल राथर 25 साल चरारे शरीफ बडगांव का रहने वाला, मोहम्मद इस्माइल, ये मोहम्मद इस्माइल जो है ये रऊफ असगर का जो है वो बॉडीगार्ड बताया जा रहा है, 25 साल का, पाकिस्तान की नेशनल का रहने वाला है। समीर अहमद डार, ये काकापुरा पुलवामा कश्मीर का रहने वाला है। अशफाक अहमद नेगरू, ये अशफाक अहमद राजपुरा पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन ये अभी जो माना जा रहा है ये नेगरू इस समय पीओके में है और पीओके में बाकायदा एक कमांडर की तरह वहाँ पर काम कर रहा है और वहाँ पर जो हैंडलर के रूप में जो है वहाँ पर प्रख्यात है। और जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं वो डायरेक्ट इसके संपर्क में रहते हैं, खासतौर पर पुलवामा और साउथ कश्मीर के लड़के जो इस तरह से आतंकवाद के झांसे में आते हैं, आतंकवाद का राह अपनाते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं हथियार लाने ले जाने के लिए OGWs को जो है इस तरह से पूरा गाइड करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आदिल अहमद डार, ये 21 साल का युवक काकापुरा पुलवामा का रहने वाला है जो अभी मारा जा चुका है। मोहम्मद उमर फारूक 24 साल का, ये पाकिस्तान की नेशनल का रहने वाला है और यहाँ एनकाउंटर में मारा जा चुका है। मोहम्मद कामरान अली 25 साल का पाकिस्तानी नेशनल जो इस समय मारा जा चुका है। और इसके साथ साथ सज्जाद अहमद भट्ट ब्रिजबारा अनंतनाग किल्ड, ये भी मारा जा चुका है। मुदस्सिर अहमद खान 24 साल का अवंतीपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये भी एनकाउंटर में मारा चुका है। और आखिरी में जो 19 नंबर पर नाम है वो है कारी यासिर, ये भी पाकिस्तान का रहने वाला है और मारा जा चुका है। तो इसमें अगर आप 19 लोगों का नाम अगर आप देखेंगे तो 19 लोग जो नामजद किए गए हैं इस पूरे हमले में, उसमें से करीबन 6 लोग जो हैं वो अभी मारे जा चुके हैं। 13 लोगों में से जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो 6 से 7 लोग जो हैं वो फ़िलहाल पाकिस्तान में ही हैं और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ एक की जो एब्सकॉन्ड हैं उनकी तलाश जो है वो अभी फ़िलहाल चल रही है। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी महज 1.5 साल के भीतर इस पूरे ऑपरेशन को समझना, इसको सुलझाना और इस पूरे हमले को, क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, इसमें ना तो हमलावर बचा था ना ही हमले में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी जो है वो बची थी, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। और ऐसे में एक सिरे को पकड़कर जो है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की गई और करीबन 1.5 साल का वक्त लगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। प्राथमिक जांच से ही NIA को ये केस जो है वो सौंप दिया गया था और 40 CRPF के जवान जो हैं इस पूरे हमले में जो है वो शहीद हुए थे। और उसके बाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो है इस समय अजहर मसूद, वो जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान में बैठे बैठे वो भारत के खिलाफ लगातार रणनीति बनाता है, षड्यंत्र रचता है और यहाँ हमलों को अंजाम देने की कवायद में रहता है। फिर वो चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर की असेंबली का अटैक हो या फिर किसी और पुलवामा जैसे बड़े अटैक को अंजाम दिया था। इससे पहले जो उड़ी में हमला हुआ था जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, वो भी जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने ही किया गया था। और अब पुलवामा के हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय एयरफोर्स की तरफ से किया गया है, वो निश्चित रूप में अपने आप में एक बहुत बड़ा बदला था उन जवानों के लिए, अपने आप में उन जवानों के लिए एक श्रद्धांजलि थी जो आतंकवादियों के इस हमले में शहीद हुए थे। और निश्चित रूप में एक बहुत बड़ी एक दिल को शांति मिली थी उन परिवार वालों को जिन्होंने अपने सपूतों को जो है वो खोया था इस पूरे इलाके के, इस पूरे हमले के अंदर। और अब जो है वो NIA ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, यानी कि जांच जो है वो NIA की तरफ से वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोर्ट को आगे ट्रायल करना है और इसमें सज़ा सुनाना है, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल से इस बात का इंतजार था, ये आप देख सकते हैं कि कार्टून में भरे हुए वो सारे डोजियर हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें इस पूरे केस को दर्ज किया गया है, यानी कि 72,000 पन्ने
पन्नों का एक पूरा का पूरा पुलिंदा तैयार किया गया है, जिसमें 5000 पेज का सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब ने भी कहा कि अजहर मसूद एक बेहद खतरनाक आतंकवादी है, और खुद पर्सनली वो उसे जानते थे, क्योंकि IC 814 का जो आतंकवादी जब उसे छोड़ा गया था उस वक्त वो उस टीम के मेंबर थे जिन्होंने कोट बरवाल की जेल से निकालकर उसे दिल्ली तक पहुंचाया था, और दिल्ली से आगे फिर कंधार के लिए उसे रवाना किया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो हमला है वो भारतीय की लोकतंत्र पर था, और निश्चित रूप में इसका माकूल जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में दिया गया है। अब कोर्ट को अपना काम करना है, कोर्ट को अपनी सजा सुनानी है। इन्वेस्टिगेशन की तरफ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है, और इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो इस समय कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी गई है। और अब सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है, जो तारीख पढ़नी है, वो तारीखें चलेंगी, और उसके बाद उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन लोगों ने अपने की जान गंवाई है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी पुलवामा हमले में जो उड़ाई गई बस है उसकी तस्वीर है, जिसमें 40 जवान जो हैं वो बैठे हुए थे और अपनी शहादत उन्होंने देश के लिए दी थी। और उसके बाद देश का बच्चा बच्चा उन शहीदों के लिए रोया था, और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठी थी, जिसके बाद महज 14 दिनों के भीतर भारत सरकार ने एयरफोर्स को ये आदेश दिए, और एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जो आज तक के इतिहास में कभी हुआ नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान यानी कि POK के इलाके में घुसकर अंजाम दिया, और वहां करीबन दावा जो किया जा रहा था कि 200 से 300 आतंकवादी जो इकट्ठा हुए थे, जिसकी प्रीयर रिपोर्ट उनके पास थी, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो निश्चित रूप में भारतीय वायुसेना ने अपना काम किया, भारतीय एजेंसी NIA ने अपना काम किया। अब कोर्ट की बारी है, कोर्ट को फैसला लेना है कि इन दोषियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।